यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुनवन्ति देव्यैस्तवै वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। मंचस्थ सभी विद्वानों और देश विदेश से पधारे हुए सभी नक्षत्रगण ज्योतिष के सभी विद्वानों को सादर नमन। वैदिक सभ्यता और संस्कृति का मूल वेद और उन वेदों में षड वेदांग और षड वेदांग में नैनम ज्योतिषम, ज्योतिष को जो नैन की उपाधि दी गई है, उसका उद्देश्य यही है कि आने वाले समय को प्रस्तुत करें। इसके लिए जब हम काल पुरुष की कुंडली को देखते हैं और जब पंचम भाव को देखते हैं तो पंचम भाव से व्यक्ति अपने प्रारब्ध कर्मों के आधार पर संचित कर्मों में से कुछ ऐसे प्रारब्ध कर्मों को लेकर के जन्म लेता है और जन्म लेने के समय उन कर्मों के आधार पर जब ग्रहों की जो स्थिति बननी चाहिए, अर्थात ऐसी स्थिति में ही वो गर्भ को धारण करता है और ठीक जन्म के समय उन ग्रहों की स्थिति उसी अनुरूप बनती है जैसा कि उसको उसके जीवन में अपना काल व्यतीत करना होता है। तो यहाँ पर जो गणित है, फलित है, होरा और सिद्धांत, तो बात में यहाँ पे यह करना चाहूंगा कि हमारी जो काल पुरुष की कुंडली है उसके अंतर्गत 12 भाव, नवग्रह और 12 राशियां। इन स्थितियों में जब सूर्य उन नवग्रहों का अधिपति और उसके आधार पर चलने वाले सारे ग्रहों की स्थिति है, तो कहा गया कि यद ब्रह्मांड तत्पिंडे, जो संपूर्ण ब्रह्मांड में जो कुछ है वो सभी इस पिंड के अंदर ही है। अर्थात उन नवग्रहों का स्वरूप भी हमारे इस शरीर में है, 12 भावों का भी स्वरूप इस स्थिति में है और जो नक्षत्र है, कौन सा नक्षत्र किस स्थान का कारक है, वो भी इसी में है। तो मैं यहाँ आपको इस संबंध में कहना ये चाहूंगा कि ज्योतिष में रोगों की स्थिति क्या रहती है उसको बताने जा रहा हूं कि जब जो ग्रह जिस स्थान का कारक है उस तरह की जो व्याधि है वो देगा। क्योंकि सबसे पहले अभी डॉक्टर साहब ने भी बताया था, तो मैं कहना चाहूंगा कि चंद्रमा मनसो जाता सूर्यो हो जाए, चंद्रमा मन का कारक है और सारी स्थितियां जो हैं वो मन से ही प्रादुर्भूत होती हैं। मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष हो, मन से ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष के कारण की स्थिति भी बनती है। तो चंद्रमा मन का कारक है और सूर्यो हो जाए तो अर्थात सूर्य है वो आत्म तत्व है। आत्म तत्व और मन तत्व, इन दोनों की स्थितियों में सूर्य जो है वो आज अधिकतर सभी लोगों का बहुत कमजोर हो रहा है। इसकी वजह से सूर्य अग्नि तत्व का कारक है और अग्नि तत्व की कमी के कारण पैंक्रियाज से संबंधित सारे ऑर्गन्स लगभग सबके डैमेज हो रहे हैं, जिसकी वजह से अधिकतर बीमारियां पैदा हो रही हैं। इसी के कारण ही नेत्र विकार, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में दाहिनी आंख है वो सूर्य है और वाम अक्षी है वो चंद्रमा है, तो आंखों के रोग भी सूर्य और चंद्र ही देते हैं। उसी तरह से सूर्य से संबंधित आपके जॉइंट्स हैं, हड्डियां हैं, लिवर है, हृदय है, इनसे संबंधित जो होने वाली बीमारियां हैं इन ग्रहों के कारण ही होती हैं। तो उन ग्रहों के साथ में जो कुछ शुभ ग्रह हैं, कुछ अशुभ ग्रह हैं, तो उन ग्रहों का प्रभाव भी इस भौतिक शरीर के ऊपर होता है। तो इनमें जब जो ग्रह जिस भाव में होते हैं उनके अनुसार वो अपना परिणाम और फल देते हैं। तो हमें देखना है कि रोग का कारक भाव कौन सा हो गया, तो छठा भाव है वो रोग का कारक है। तो जब जो रोग होंगे वो छठे भाव को लेकर आधारित होकर के होंगे। तो यहाँ पर जब हम इन छठे भाव के ग्रहों की स्थितियों को देखते हैं तो व्यक्ति की कुंडली में कौन सा ग्रह किस स्थान में बैठा है, किस घर को देख रहा है, किस राशि में है, उच्च का है, नीच का है, मित्र का है, शत्रु का है, तो ये जो सारी स्थितियां उन स्थान के ऊपर इसका इफेक्ट कब आ रहा है, कौन सी महादशा में, अंतरदशा में, प्रत्यंतर दशा में आता है, तो वो उस तरह की बीमारी को प्रकट करेगा। यहाँ पर
मैं आपके सामने जो एक विशेष बीमारी जो आज की तारीख में बहुत ज्यादा आ रही है और उसकी सॉल्यूशन अभी तक मैं समझता हूँ कहीं उपलब्ध ही नहीं है, जिसको अधिकतर लोग परेशान भी हैं, जिसको हम कहते हैं कैंसर। कैंसर नाम की जो बीमारी है वो बहुत ही व्यापक होती है और वो बीमारी ऐसी बीमारी जिसका अभी तक पूर्ण रूप से निदान नहीं है। उसका मूल कारण क्या है कि कैंसर जो है वो जिस तरह की स्थिति में होती है वो एक बिंदु के रूप में पूरे शरीर में फैलती है। किस वजह से फैलती है? अशुभ ग्रहों के प्रभाव के कारण। अब वो अशुभ ग्रह कौन से छठे स्थान पे है या उस पर दृष्टि पड़ रही है, जातक के उन ग्रहों का योग काल उनकी दशा में महादशा में किस संबंध में आता है, और उसका मूल जो स्वरूप है वो पेट से शुरू होता है और पेट से संबंधित ये है, उदर में ही से पूरे शरीर में ये संचलित हो जाती है। यदि लग्नेश निर्बल होकर के अष्टम पर यदि कोई शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं हो तो ये रोग देने की क्षमता रखता है। ऐसी स्थिति में कैंसर होता है। ग्रह की स्थिति यदि स्थिर राशि का भी है तो भी वो रोग भी देगा और उसकी मृत्यु भी हो सकती है। कैंसर जो है मूलतः रक्त की अशुद्धि के कारण बनता है। रक्त की अशुद्धि के कारण कोशों में दूषित प्रवाह जो प्रस्फुरित होता है, जिसके कारण ये बीमारी फैलती है। वृश्चिक और मीन लग्न यदि किसी का है तथा उसका चंद्रमा लग्न में है तो निश्चित रूप से ये कैंसर की पीड़ा को देता है। चंद्र मंगल यदि दूषित है तो भी ये रोग उत्पन्न होता है। चंद्र शनि की युति यदि है षष्ठम भाव में या छठे भाव में इसकी दृष्टि है तो भी निश्चित रूप से स्थिति बनती है। जहां पर भी चंद्र मंगल की युति है तो दूषित है, वो कहीं न कहीं बॉडी में सिस्ट डेवलप करेगा, गठान तैयार करेगा। फिर वो गठान कई बार वायु के बुलबुले से बनती है तो वो फाइब्रॉइड्स की गठान भी हो सकती है या कैंसर की भी बन जाती है। साथ में राहु और मंगल का भी इसमें एक विशेष प्रभाव होता है जो कैंसर संबंधी गठान को तैयार करते हैं। ग्रहों की गति के अनुसार विभिन्न परिस्थितियों में अलग अलग रूप से कैंसर होते हैं। कैंसर के लिए कोई आयु निर्धारित नहीं होती है। कैंसर किसी भी अवस्था में शरीर में प्रवेश कर जाता है। यद्यपि हमारी बॉडी में, जैसे ही मैंने पहले कहा, यदि ब्रह्मांड तत्पिंडे संपूर्ण ब्रह्मांड की सारे रोगों के सारे किट्स हमारी बॉडी में है, लेकिन सभी नॉन रिएक्टिव है। जब मान लो जो एक्टिव हो गया तो जाके उस बीमारी को प्रभावित करता है, तो उस समय वो अपना काम शुरू कर देता है। अधिकतर जो केस होते हैं, जो मुंह में यदि किसी के घाव रहता है, होठों पे घाव रहता है, जीभ पे घाव रहता है या बार बार मुंह में छाले होते हैं, तो निश्चित रूप से समझना चाहिए ये कैंसर के ही लक्षण है। निरंतर पेट में हाजमा ठीक नहीं रहना, ये भी अपने आप में एक विशेष कैंसर का कारक है। महिलाओं में निरंतर रक्तस्राव होना, माहवारी के अलावा माह में 2 या 3 बार रक्तस्राव हो जाना या नियमित रूप से गायनिक प्रॉब्लम बने रहना, जिसमें लिकोरिया, रक्त और श्वेत प्रदर दोनों ही प्रकार की परिस्थितियां यदि निरंतर इस तरह की स्थिति बनती है तो निश्चित रूप से ये इनमें इस कैंसर की स्थिति को खड़ी करता है। कई बार ये सिस्ट भी डेवलप करता है ओवरी में, और ऐसी स्थिति में उन्हें यदि संतान यदि आवश्यकता नहीं है तो उनको तत्काल ओवरी रिमूव कराना चाहिए, अन्यथा उसके बस्ट होने की स्थिति में पूरे शरीर में फैल सकता है। इसी तरह से जो कई बार कैंसर गले में बहुत ज्यादा रहता है, अधिक बोलने से भी, बोलना और श्वास नली आदि की स्थिति में फेफड़ों का कैंसर। फेफड़ों का कारक कौन है? चंद्रमा है, तो चंद्र से संबंधित स्थितियों में बनता है, क्योंकि रक्त के कारण बनने के कारण इसकी सारी स्थिति बनती है। कई बार किसी भी भाग पे अप्राकृतिक रूप से सूजन आना, बॉडी पे स्वेलिंग अधिकतर आती है, कई बार पैर सूज जाते हैं, कई बार कहीं तो अप्राकृतिक रूप से सूजन आना या वहां पे गठान का बन जाना, ये भी अपने आप में एक कैंसर के ही लक्षण है। किसी की भी जन्म कुंडली में चंद्र, गुरु, केतु और राहु और शनि और मंगल की युति है तो निश्चित रूप से कैंसर का कारक है। ग्रहों की युति में या उनकी दृष्टि में जिस भाव पर पड़ेगी उस भाव का कैंसर होगा। जिस भाव की स्थिति मान लो सप्तम भाव का है तो नाभि के नीचे के पार्टों में, ओवरी में है या इस तरह की स्थिति को खड़ा करेगा। कहीं हार्ट का कैंसर भी हो रहा है, ब्रेन का से संबंधित हो तो ब्रेन का होगा। इस तरह से संस्कृत में कैंसर को कर्क कहा गया है, तो कर्क राशि और कैंसर रोग ये दोष को कर्काबूत कहा गया है।
तो कर्क राशि का अधिपति चंद्रमा है और चंद्रमा रक्त का कारक है, जो रक्त के कारण ही इस शरीर में कैंसर की स्थिति बनती है और उसका मूल कारण चंद्रमा मन का कारक है। हमारे मन में जितनी एंजाइटी, जितना तनाव, अशांत रहेंगे उतनी शरीर में विकृतियों को हम पाल लेंगे। इसलिए मन को जितना प्रसन्न रखेंगे, मन स्वस्थ रहेगा तो ही शरीर स्वस्थ रह सकता है। किसी भी भाग पर यदि ये कर्क जो अर्बुद गठान वगैरह है तो निश्चित रूप से ये इस तरह की स्थिति को खड़ी करता है। कहाँ का कैंसर होता है? जिह्वा का कैंसर, स्तन का कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर जिसको कहते हैं, लंग्स फेफड़ों का, लीवर का कैंसर और गले का कैंसर, रक्त कैंसर, पेट का कैंसर और ब्रेन ट्यूमर। ये जो कैंसर जो मैंने बताया वो संबंधित ग्रह किस स्थान का कारक है और कहाँ ये कैंसर देता है उसके आधार पर बनता है। इसके लिए जो प्रयोग बताए गए हैं, हमें आराधना करनी चाहिए, अधिक से अधिक व्रत करने चाहिए, गो का मूत्र सेवन करना चाहिए तथा संबंधित जो जिन ग्रहों के कारण जिस स्थान पे इस तरह की स्थिति बन रही है उन ग्रहों को अनुकूल बनाना चाहिए और उन ग्रहों के अनुरूप हमें जब तब व्रत दान आदि करना चाहिए। इसके अलावा मूलतः हमारी बॉडी में इन नक्षत्रों का भी विशेष प्रभाव होता है। तो हमारा जीवन में स्वस्थ रहने के लिए एक रहस्यमयी बात यह है कि हमारा जो जन्म नक्षत्र है उस जन्म नक्षत्र का वृक्ष हमें अपने जीवन में अवश्य लगाना चाहिए। यदि जन्म नक्षत्र का वृक्ष हम लगाएंगे तो हमारे जीवन में आने वाली अनेक बाधाएं दूर हो जाएंगी और जिस तरह से वृक्ष पल्लवित होगा, पुष्पित होगा, बढ़ेगा, उस तरह से हमारा जीवन का प्रचार प्रसार भी संपन्न हो जाएगा। तो ये जो बात है इसको हमें समझना चाहिए। और बड़े रूप में जब कैंसर का एक ऐसी बीमारी जो लास्ट स्टेज पे पता नहीं लगती है, जो जीवन को मुश्किल कर देती है, इसलिए मन को स्वस्थ रखेंगे तो निश्चित रूप से शरीर को हम स्वस्थ रख पाएंगे। चूंकि हमारे कई वक्ता हैं बोलने वाले, समय कम है, मैं लेकिन आपको ये बता देता हूं कि जैसे कि राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी की कुंडली, जिनके अंतर्गत इनके चतुर्थ भाव में चंद्रमा के कर्क लग्न के कारण ये मिथुन लग्न था और चंद्रमा कन्या का केतु के साथ में था चतुर्थ में, जिससे पीड़ित रहे। लेकिन मंगल राहु की दृष्टि चतुर्थ भी थी, लेकिन इनकी शनि और गुरु की स्थिति ठीक होने के कारण लंबे समय तक पीड़ित रहने के बाद में भी स्वस्थ हुए। ऐसे रामकृष्ण परमहंस जी की भी मंगल शनि कर्क में चतुर्थ स्थान में रहे। तो ये ग्रह उनके आधार पे जो हम व्याधियों का निर्धारण करते हैं, छठे भाव का स्वामी अष्टम में होगा तो निश्चित रूप से कैंसर करेगा। चंद्र शनि की पूर्ण दृष्टि यदि छठे भाव पे है तो भी ये करेगा। मकर का गुरु होगा जहां पर भी तो वो निश्चित रूप से कैंसर का कारक है। छठे भाव में यदि कर्क का चंद्रमा है तो भी ये पीड़ा देगा। सूर्य छठे, आठवें, 12वें स्थान में पाप ग्रहों के साथ है, वो भी कैंसर का रोग देता है। मंगल या शनि राहु केतु के साथ छठे, 8वें भाव में है तो भी पीड़ा देते हैं। गुरु का क्रूर ग्रह के साथ छठे, 8वें भाव में होना ये भी इसका कारक है। तो इन स्थितियों से बचने के लिए इन ग्रहों को अनुकूल बनाया जाए और जो गोमूत्र का सेवन है और जितनी भी जो औषधियां हैं इनका भी ग्रहण समय पे किया जाए, अधिक से योग प्राणायाम की प्रक्रिया किया जाए, मूलाधार आदि चक्र को जागृत किया जाए तो निश्चित रूप से इस प्रकार की दूरही व्याधि को हम शमन करने की क्षमता पैदा कर सकते हैं। जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम। सभी को साधुवाद, धन्यवाद।